हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश चलैया। आप सब जानते ही हो उसका आगे की कहानी। अब आगे की बात सुनो। बेसिकली मैं आपको प्रोनाउन डिलीवर कर रहा था। प्रोनाउन मैंने इसके पहले एक लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर कर रखा है। ये प्रोनाउन का सेकंड लेक्चर है। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट वाला लेक्चर नहीं देखा होगा, आप पहले वीडियोस में जाइए इस वाले चैनल के, वहां जाकर प्रोनाउन का पहला लेक्चर इत्मीनान से देखिए। अब उसके बाद आप सेकंड लेक्चर देखिएगा, तब चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, ऐसे बीच में पढ़ो तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने ये दो क्वेश्चंस आपको दिए थे, दिस वन एंड दिस वन। और मैंने कहा था कि ये दोनों क्वेश्चन में आपको अपनी सोच से, अपनी समझ से जो भी आपको आंसर सही लगे वो आपको मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर किए थे, गुड, शाबाश। एक बार मैं इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। गाड़ी को वहीं से शुरू करता हूँ जहां पर मैं छोड़ गया था। मैं इन दोनों क्वेश्चंस का आपको आंसर ही बताऊंगा और रीजन भी बताऊंगा कि वो आंसर क्यों होने वाला है। ठीक है, एक बार सेंटेंस पढ़ लेता हूँ। सेंटेंस में लिखा हुआ है एवरीवन बट शी स्लैश हर न्यू द आंसर। इसका सेंस क्या है? इसका सेंस है कि हर कोई जवाब जानता है केवल उसे छोड़कर। इसका सेंस ये है। इसको पढ़ता हूं। एवरीवन वॉज देयर बट मी स्लैश आई। हर कोई वहां था मुझे छोड़कर। तो मतलब इस वाले सेंटेंस से मैं क्या समझा? जब मैंने इन दोनों सेंटेंस की आपको हिंदी बोलकर बताई, तो मैं इस दोनों सेंटेंस से क्या समझा? मैं इन दोनों सेंटेंस से बच्चे ये समझा कि यहाँ पर ये जो बट है, ये जो बट है, इस बट का प्रयोग ना किंतु परंतु के सेंस में नहीं हुआ है। हाँ, बट की मीनिंग किंतु परंतु होती है, लेकिन इस सेंटेंस में किंतु परंतु के सेंस में नहीं हुआ है। तो इस वाली बात को समझना। जब भी बट का प्रयोग किंतु परंतु के सेंस में ना होकर बल्कि एक्सेप्ट के सेंस में हो, बल्कि एक्सेप्ट के सेंस में हो, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय या फिर को छोड़कर। समझो जरा बात को जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी बट का प्रयोग किंतु परंतु के बजाय एक्सेप्ट, जिसका मतलब होता है के सिवाय या को छोड़कर, के अर्थ में हो, तो उस वक्त कुछ नियम लगते हैं उसमें। यहां पर बट का जो प्रयोग है वो दरअसल को छोड़कर के अर्थ में हो रहा है। कैसे सर? एवरीवन न्यू द आंसर, हर कोई जवाब जानता था केवल उसे छोड़कर। तो मतलब बट का जो प्रयोग है वो को छोड़कर के अर्थ में हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, कभी बट का प्रयोग अगर को छोड़कर के सेंस में होगा तो उस स्थिति में उस पर नियम लगेगा। क्या नियम है? वो नियम बताने जा रहा हूं। नियम यह है कि हमको देखना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है कि ये जो बट है वो वर्ब, ये है इस वाले सेंटेंस का वर्ब, ये है इस वाले सेंटेंस का वर्ब। हमको देखना पड़ता है कि जो बट है वो वर्ब के पहले प्रयोग हुआ है कि वर्ब के बाद में प्रयोग हुआ है। मुझे दिखाई दे रहा है इस वाले सेंटेंस में जो बट है वो वर्ब के पहले प्रयोग होता है। तो नियम क्या है दरअसल समझना। अगर बट का प्रयोग को छोड़कर या के सिवाय के अर्थ में हो तो उस स्थिति में यदि बट वर्ब के पहले लिखा गया हो, वर्ब के पहले लिखा गया हो, तब बट के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस ही प्रयोग किया जाएगा। ये नियम है। पॉइंट है आपको समझ में? तो क्योंकि जो बट है वर्ब के पहले लिखा गया है, इस वजह से इसमें नॉमिनेटिव केस चुनूंगा। नॉमिनेटिव केस होगा शी, तो इसका सही जवाब बनेगा एवरीवन बट शी न्यू द आंसर, जिसकी मीनिंग बनेगी हर कोई जवाब जानता था केवल उसे छोड़कर। अगली बात समझ में? फिर से कोशिश करते हैं। एवरीवन वॉज देयर बट मी स्लैश आई। इसका सेंस क्या है? हर कोई वहां था केवल मुझे छोड़कर। अब यहां पर को छोड़कर के अर्थ में बट का प्रयोग किया गया, लेकिन वर्ब के बाद में लिखा गया। तो अगर कभी बट वर्ब के बाद में लिखा जाए तो उस स्थिति में बट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा सर? ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? एवरीवन वॉज देयर बट मी। आगे बात समझ में पता चला कैसे डील होना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आएंगे, तो इन क्वेश्चंस को लेकर ना थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। फिर से कोशिश करते हैं, यहाँ देखते हैं। मुकेश इज एज फास्ट एज आई स्लैश मी, आई रन फास्टर देन ही स्लैश हिम। अब ना ये सारे क्वेश्चंस ना आप इसके पहले बहुत बार बना चुके हो और ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते भी हैं।
अब एक बार इन वाले क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सीखने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 21 सुनना एक बार इत्मीनान से। लिखा हुआ है मुकेश इज एज फास्ट एज आई स्लैश मी। आप सामान्य रूप से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मी मार के आते हो, आप ऐसे बोलते हो मुकेश इज एज फास्ट एज मी। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, लिखा हुआ आई रन फास्टर देन ही स्लैश हिम। आप इस क्वेश्चन का आंसर हिम मारकर आते हो, आप सामान्य रूप से बोलते भी हो आई रन फास्टर देन हिम। इतनी नॉमिनल इंग्लिश आप किसी भी माध्यम से पढ़े होगे, कहीं ना कहीं आपने जरूर सुनी या देखी या बोली होगी, इतनी इंग्लिश आपने की ही होगी। अब आप इसका आंसर मी और हिम मार के आते हो, जो कि 100% गलत है। अब समझो कि सही क्या है। इसका सही आंसर बनेगा मुकेश इज एज फास्ट एज आई। इसका सेंस क्या बनेगा? इसका सेंस बनेगा कि मुकेश उतना फास्ट है जितना मैं हूं। इसका मतलब मुझे जो है ना, मुझे हूं बोलना पड़ रहा है। सीना है आपको समझ में? ये जो एम है ना, ये एम हिडन है। मुझे पता है कि जो एम है वो हमेशा आई के साथ लगता है, इसीलिए आई सही हो जाएगा। तो इसका सेंस बनेगा मुकेश इज एज फास्ट एज आई, जिसमें एम हिडन रहेगा। तो अगर कंप्लीट सेंटेंस आपके लिए बोलूंगा तो कैसा सेंटेंस बनेगा? मुकेश इज एज फास्ट एज आई एम। मुकेश उतना फास्ट है जितना मैं हूं। सीना आपको समझ में? आई रन फास्टर देन ही स्लैश हिम। मैं उससे तेज दौड़ता हूं। तो इस वाली स्थिति में हम लोग सामान्य रूप से हिम मारते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? आपको रीजन बता रहा हूँ। रीजन ये है कि देखो, एक नियम है। नियम दरअसल ये है कि जब भी एज या देन का प्रयोग कंपेयर करने के लिए किया जाएगा, तो उस वाली स्थिति में जब दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा, यहां पर जो मुकेश है ना, ये सब्जेक्ट है। यहां पर जो आय है ना, ये सब्जेक्ट है। अब यहां पर आय और ही या फिर मी और हिम, ये भी दरअसल सब्जेक्ट ही है। दरअसल क्या सीन बना, पॉइंट को समझो, कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो। जब भी कंपैरिजन करने के लिए एज और देन का प्रयोग किया जाएगा, तो जब कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होगा, समझो जरा, जब कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होगा, तो उस वाली स्थिति में भले ही ये केस ऑब्जेक्टिव क्यों ना हो, भले ये केस ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, लेकिन हमेशा उसके लिए सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाएगा। भले ये प्लेस ऑब्जेक्ट की क्यों ना हो, लेकिन इसके लिए हमेशा सब्जेक्ट का ही प्रयोग किया जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करो, नियम को थोड़ा समझने की कोशिश करो। जब भी कंपैरिजन के लिए एज और देन का प्रयोग किया जाएगा, तो उस वाली स्थिति में अगर कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होगा, तो उस घड़ी पर भले ही ऑब्जेक्ट वाली प्लेस क्यों ना हो, उस पर हमेशा सब्जेक्टिव केस ही लिखा जाएगा। सीना है समझ में? अब इस बात को थोड़ा सा और जस्टिफाई करने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एग्जांपल को समझो। मैंने एग्जांपल लिखा, आई लव यू एज मच एज ही या फिर हिम। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना कि उससे। अब बात को समझो। यहां पर जो कंपैरिजन है ना, अब जरा सीन को समझना। यहां पर जो कंपैरिजन है ना, आई लव यू एज मच एज ही स्लैश हिम, यहां पर जो कंपैरिजन है ना, वो दरअसल यू की हो रही है। कैसे पता सर आपको? भाई मैं तुमसे उतना प्यार करता हूं जितना कि उससे। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर कंपैरिजन ऑब्जेक्ट की दूसरे टर्म के साथ हो रही है। मतलब कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी बन सकता है। अभी मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोई भी केस ले सकता हूं। तो कंटेक्स्ट क्या है? जब कंपैरिजन जो है ऑब्जेक्ट के साथ होगी, अभी यहां पर यू के साथ कंपैरिजन हो रही है। आई सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था ना, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, जिसके लिए काम करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। सीना आपको समझ में? तो आई लव यू एज मच एज ही स्लैश हिम में आई सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है। मैंने कंपैरिजन करी है यू के साथ में। यू क्योंकि ऑब्जेक्ट है, यू क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से यहां पर भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग किया जाएगा। जब ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन होगी तब आप ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करोगे, तो आएगा हिम। आई लव यू एज मच एज हिम, जो कि सही है। लेकिन अगर मान लिया, सोचने की बात है, लेकिन अगर मान लिया कि आपने अगर ही लगा दिया,
तो इसका सेंस क्या बनेगा? इस सेंटेंस का सेंस क्या बनना चाहिए था? अगर आपने बोला आई लव यू एज मच एज हिम, तो उसका सेंस क्या बनेगा? आई लव यू एज मच एज आई लव हिम। मैं तुमसे उतना प्यार करता हूं जितना मैं उससे प्यार करता हूं। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया आपने ही लगा दिया, इन केस आपने बोल दिया अगर आई लव यू एज मच एज ही, अगर आपने ये बोल दिया तो पता है ये क्या कंपेयर कर रहा है? इसका सेंस ये है कि अब क्योंकि आपने यहां पर सब्जेक्टिव केस लगाया है, तो इसका जो कंपैरिजन है ये सब्जेक्ट के साथ होगा। सीना आपको समझ में? अब पता है ये क्या कन्वे करेगा, इसकी मीनिंग क्या होगी? आई लव यू एज मच एज ही लव्स यू। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं जितना वो तुमसे करता है। फर्क को समझो। यही मैं आपको बात कहने की कोशिश कर रहा था। यहां पर जो है ना, सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो जब सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन होगा तो सब्जेक्टिव केस ही चुना जाएगा, भले प्लेस ऑब्जेक्ट की क्यों ना हो। इसलिए आई और ही चुना गया था। अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, हिम सही हो जाएगा। आई लव यू एज मच एज हिम, जिसका मीनिंग है मैं तुमसे उतना प्यार करता हूं जितना मैं उससे करता हूं। लेकिन अगर मान लिया आपने ही लगा दिया तो इसका कंपैरिजन किससे हो जाएगा? आई से हो जाएगा। अब अगर ये सेंटेंस लिखता हूं आई लव यू एज मच एज ही, तो इसकी मीनिंग होगी आई लव यू एज मच एज ही लव्स यू। मैं तुमसे उतना प्यार करता हूं जितना वो तुमसे प्यार करता है। थोड़ी सी डीप बात है, लेकिन समझ जाओ तो मजा आ जाए। जबरदस्त कंसेप्ट है ये। कब सब्जेक्टिव केस लगाना है, कब ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, ध्यान ही नहीं देते अपन, जो मन आता है बोलते हैं। एग्जामिनर इसी बात का फायदा उठाता है। अगर समझे हो इस कंसेप्ट को तो एक लाइक मारो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि बात कितनी गहराई तक आई तुम्हें समझ में। आगे बढ़ते हैं। अगला है यू ही एंड आई गो देयर। यू आई एंड ही गो देयर, आई ही एंड यू गो देयर। बेसिकली क्या है कि इसके ना तीन पार्ट है, ए बी और सी। इन तीनों पार्ट में ना सही कोई एक ही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है। ठीक है, सेंटेंस तीनों ही सेम लिखे गए हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। बस इन सेंटेंस में ये जो टर्म यूज हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनके ऑर्डर का फर्क है। पहले कहीं पर यू लिखा है, पहले कहीं पर आई लिखा है, लास्ट में कहीं पर ही लिखा है, लास्ट में कहीं पर आई लिखा है। तो इनके ऑर्डर का फर्क है, क्रम का फर्क है, बाकी बात पूरी वही है। तो ये क्रम पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ना क्रम पता रहे। क्रम ये है कि सबसे पहले हमेशा सेकंड पर्सन होगा, फिर थर्ड पर्सन होगा, और फिर जो है फर्स्ट पर्सन होगा। मतलब आपको नंबर याद रहे 231 का, हमेशा 231 का आप क्रम फॉलो करेंगे। 231 में ये जो है यू, ये सेकंड पर्सन है, ही मतलब कि वो थर्ड पर्सन है, और आई मतलब कि मैं फर्स्ट पर्सन होऊंगा। तो इसमें ए वाला जो पार्ट है वो सही होगा, यू ही एंड आई हमेशा कहा जाएगा। सीना आपको समझ में? लेकिन इसमें भी ना एक अपवाद है। इतनी बात जो मैंने बताई वो सही बताई है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, इसे लिख लेना। उस अपवाद को समझते हैं, समझो। लिखा हुआ है आई यू एंड ही आर क्रिमिनल। देखो अब यहां पर भी ना वही सेम बात है, इसके भी तीन पार्ट है। इसके भी दरअसल तीन पार्ट है, ए बी और सी, इसके भी तीन पार्ट है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस वाली चीज को अपन लोग समझते हैं। सुना जरा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आपको चुनना है कि ए सही है कि बी सही है कि सी सही है। मैंने आपको बताया था हमेशा वो क्रम फॉलो करना है 231 का। तो 231 कहाँ पे लिखा हुआ देख लो, 231, ये है 231। सी मेरे को टिक कर देना चाहिए था, लेकिन सी अगर टिक करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? आप थोड़ा सा इस वाली चीज को थोड़ा और सीखने की कोशिश करो। देखो कभी भी हमेशा कभी भी बात होती है तो हमेशा आपको खुद को लास्ट में रखना है। मतलब ये कैसा वाला सेंस है? ये कर्टसी वाला सेंस है। कर्टसी वाला सेंस कहने का क्या अर्थ है भाई सर आपका? जैसे मान लिया कि आप तीन दोस्त गए कहीं पर जो है चाय पीने के लिए, है ना, और चाय आई, तो आप चाय का कप पहले खुद उठाकर खड़े नहीं हो जाएंगे कि मेरा हो गया। वो चाय आप पहले दूसरे इंसान को देंगे,
फिर उसके बाद उस इंसान को देंगे, और लास्ट में जो बचेगी वो आप लेंगे। अब कुछ बच्चों को दिमाग में डाउट है, सर बची नहीं तो? बचेगी, नहीं भी बची ना तो भी आप समझना कि आपको भले चाय नहीं मिली पीने के लिए, लेकिन उस इंसान के दिल में इज्जत जरूर मिल गई है, क्योंकि आपने क्या दिखाई? कर्टसी दिखाई। तो जैसे आप बोलते हैं ना हमेशा पहले आप, तो उस वाली चीज को हमेशा मेंटेन रखना पड़ता है। ये बहुत अच्छी चीज है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा जो है आप मौका पहले दूसरों को देंगे, जिसकी वजह से 231 फॉलो होता है, जो कि एकदम सही है। पहले मैंने सेकंड पर्सन को मौका दिया, फिर थर्ड पर्सन को मौका दिया, फिर लास्ट में मैंने खुद को रखा। सीना आपको समझ में? लेकिन अगर कभी भी कभी निगेटिव बात चल रही होगी, ठीक है, अब समझना, एक और आगे की बात बता रहा हूँ, अगर कभी निगेटिव बात चल रही है, यहाँ पर क्या बात चल रही है? क्रिमिनल है, निगेटिव टोन है। तो अगर कभी निगेटिव टोन चल रहा होगा, तो उस वाली स्थिति में, समझना इस वाली बात को, उस वाली स्थिति में आप हमेशा खुद को पहले रखेंगे। तो जब कोई अच्छी अच्छी चीजें हो रही होंगी, तो आप हमेशा खुद को लास्ट में रखेंगे। लेकिन अगर कभी निगेटिव टोन होगी, तो ये बहुत अच्छी कर्टसी है, आप हमेशा खुद को सामने रखेंगे। सीन आपको समझ में? अगर आप खुद को सामने रखते हैं, आप फिर से देखिएगा उस इंसान के दिल में आपके लिए इज्जत डबल हो जाएगी। तो जब पॉजिटिव टोन है तो ऑर्डर रहेगा 231 का, और जब निगेटिव टोन है तो ऑर्डर रहेगा 1 2 3 का। पहले तुम, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये है 1 2 और 3, तो इसका आंसर हो जाता है ए। आई यू एंड ही आर क्रिमिनल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस ऑर्डर के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इन चीजों के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते। नीचे जो नंबर 1 लिखा हुआ है वो दरअसल स्पॉट द एरर चालू हो रहा है। तो चलो जरा स्पॉट द एरर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। लिखता है शंकर एंड शंभू आर वेरी इरेगुलर इन हिज हैबिट्स। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखा हुआ है शंकर एंड शंभू, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। 2 लोग हैं मतलब होगा प्लूरल। अब इसमें कहां पर एरर है ये हमको बताना है। अब प्लूरल है सब्जेक्ट, मेरा शंकर और शंभू मेरे सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन डालूंगा वही प्लूरल होना चाहिए। हिज दरअसल सिंगुलर होता है, तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए वर्ब और प्रोनाउन सब प्लूरल होना चाहिए। वर्ब उसने प्लूरल डाला है, जो कि सही डाला है। मेरे को प्रोनाउन भी प्लूरल डालना था, तो यहां पर आ जाना चाहिए था देयर। देयर सही हो जाता। पॉइंट है आपको समझ में? नेक्स्ट है माई फ्रेंड इज एज ओल्ड एज मी। इसमें आपको बताना है कि कहां पर गलती है। मैंने आपको बताया था सामान्य रूप से हम लोग ऐसी वाली बात करते हैं, स्पॉट देयर आएगा ऐसे एग्जाम में, तो आपको समझ में आना चाहिए गलती कहां पर हो रही है। तो माई फ्रेंड इज एज ओल्ड एज आई, ये इसका सही होगा। बताया था ना ऊपर, क्यों? कि भाई जब भी एज से कंपैरिजन होता है और अगर सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो, तो हमेशा सब्जेक्टिव केस ही प्रयोग करते हैं, सब्जेक्टिव केस मी नहीं आय होता है। नेक्स्ट है इट वॉज हिम हु बिगेन द क्वेरल। ये वो है जिसने लड़ाई चालू करी। हु बिगेन द क्वेरल, ये वो है मेरे को बोलना है। तो या फिर इट वॉज हिम मतलब वो था, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। तो इस वाले केस में हम लोग सब्जेक्टिव केस दैट इज ही का प्रयोग करते हैं। इसके पहले लेक्चर में रीजन पूरा समझाया हूं बहुत आराम से समय लेकर। ठीक है, चलते नेक्स्ट पे। लिखा हुआ है द क्रू म्यूटिनाइड एंड मर्डर्ड हिज ऑफिसर्स। अब जरा बात को समझो, ये जो क्रू है ना, ये दरअसल क्रू का मतलब होता है भीड़। तो भीड़ ने क्या किया? भद्दड़ मचा दी और अपने जो ऑफिसर्स है उनकी हत्या कर दी। ठीक है, जो भीड़ है वो दरअसल कलेक्टिव नाउन है। सीन है आपको समझ में? कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। मैंने आपको नाउन वाली वीडियोस में वाली बात समझाई है, वो देखना पड़ता है कि सेंटेंस की टोन कैसी है। सेंटेंस की टोन के हिसाब से कलेक्टिव नाउन जो कि समूहवाचक संज्ञा होता है, वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। क्रू का अर्थ है भीड़। अगर भीड़ एक पेयर के रूप में, एक झुंड के रूप में चल रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग की जाएगी। ठीक है, अब क्रू के लिए हमेशा कलेक्टिव नाउन के लिए ध्यान रखिएगा इस वाली बात को, हिज का प्रयोग नहीं होता है, इट्स का प्रयोग होता है। ये हिज और इट्स में क्या फर्क है सर? हिज और इट्स, वो जो केस टेबल बताया था उसको जाकर फिर से देखना, पलट कर देखना अगर लिखा हुआ कॉपी में तो हिज और इट्स में क्या होता है, चलो मैं ही एक बार ले जाकर दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा उससे। दोनों ही दरअसल पोजेसिव प्रोनाउन आपको मिलेंगे। ये रहा, पोजेसिव एडजेक्टिव भी पोजेसिव प्रोनाउन भी है, हिज इट्स। यहाँ पे तो कुछ भी प्रयोग नहीं हो रहा है, हालांकि दोनों ही आपको पोजेसिव एडजेक्टिव मिलेंगे, हिज और इट्स। पोजेसिव एडजेक्टिव कहने का अर्थ ये है कि दोनों ही दरअसल
अधिकार जमाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पॉइंट है आपको समझ में? तो अधिकार जमाने के लिए आप हिज या इट्स दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। फर्क क्या है दोनों में? फर्क दरअसल ये है कि जो हिज है ना, ये सजीव के लिए और पुरुष के लिए, पुरुष मतलब कि मस्कुलिन जेंडर के लिए, और जो इट्स है वो दरअसल निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कलेक्टिव नाउन का कोई जेंडर डिफाइन नहीं है। हालांकि तुम ये वाली बात बोल सकते हो कि सर जो भीड़ होगी वो तो सजीव होगी। हाँ, हर वो चीज जो सजीव है लेकिन उसका अगर जेंडर डिफाइन ना हो तो उसके लिए अपन इट्स का प्रयोग करते हैं। मतलब क्योंकि मेरे को जेंडर पता नहीं था, अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि हिज लगाऊं कि हर लगाऊं, इसलिए अपन इट्स लगाकर बात को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही होगा वो दरअसल होगा कि हिज नहीं होना चाहिए था, इट्स होना चाहिए था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते, चलते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है द पोएट एंड क्रिटिक हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर इन देयर हार्ट फॉर शेक्सपियर। अब इसमें आपको एरर बताना है कि इसमें एरर कहां पर है। ठीक है, अब ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी समझाई हुई है, फिर से समझा देता हूं। ये जो द है ना वो यहाँ पर एक ही बार प्रयोग हो रहा है। तो अगर कभी द एक बार प्रयोग हो तो मैंने आपको सिखाया था कि वो एक ही इंसान होता है। फिर अगर द दो बार प्रयोग होता है, द पोएट एंड द क्रिटिक, तो इसका मतलब दो अलग अलग इंसान है कि एक जो है कवि है और दूसरा क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना करने वाला। तो एक कवि है और एक आलोचना करने वाला है, दो अलग अलग लोग हो गए, लेकिन द एक ही बार प्रयोग हुआ। इसका मतलब मेरे को पता चल गया कि एक ही इंसान है जो कवि भी है और आलोचना भी करता है। पॉइंट है आपको समझ में? तो ये बोल रहा है कि द पोएट एंड क्रिटिक, मेरा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, हैज, वर्ब भी मेरा सिंगुलर है, लेकिन ये प्रोनाउन देयर ये दरअसल हो गया प्लूरल। तो ये देयर नहीं होगा, ये क्या होगा? इट्स होगा। ठीक है, इट्स क्यों लगा रहा हूं? केस टेबल को फॉलो करो। केस टेबल में सब पोजेसिव एडजेक्टिव इट्स है और पोजेसिव एडजेक्टिव ही देयर है, तो उसी कॉलम में मेरे को बने रहना है। तो उस कॉलम में बने रहने के लिए मैं प्लूरल को सिर्फ सिंगुलर बना रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कहते हैं एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज देयर ओन टेस्ट। बोल रहा है कि सभी पुरुष और प्रत्येक महिला का अपना अपना स्वभाव होता है, अपनी अपनी पसंद होती है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर ना एवरी लिखा हुआ है, ये एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक। प्रत्येक मतलब कि एक एक को एक बार में वो ले रहा है, हालांकि बहुत सारों को ले रहा है लेकिन एक बार में एक ही को ले रहा है। इसका मतलब कभी भी अगर एवरी एवरी प्रयोग हो ना, एवरी या एवरी वन, तो उन चीजों के लिए हमेशा आपको, या ईच, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो मेरा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होने वाला है। तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब प्लूरल नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हिज या फिर हर, कुछ भी लगा सकते हो। क्यों सर? क्योंकि मेन भी है और वुमन भी है, तो हिज भी लगोगे तो भी सही हो जाएगा, हर लगोगे तो भी सही हो जाएगा, लेकिन देयर तो नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटी। अब जरा समझो इस वाली चीज को भी। कभी भी अगर सब्जेक्ट में सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों ही प्रयोग किए गए होंगे तो हमेशा जो प्रोनाउन लगेगा वो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से लगेगा। मतलब अगर तुम पावर की बात करोगे ना, तो पावर हमेशा फर्स्ट पर्सन की ज्यादा होती है सेकंड पर्सन से, और सेकंड पर्सन की ज्यादा होती है थर्ड पर्सन से। इसका पावर का सेंस क्या है सर कहने का? पावर का सेंस ये है कहने का कि अगर कभी फर्स्ट पर्सन प्रयोग किया गया है सेंटेंस में, तो उस वाली स्थिति में हमेशा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के हिसाब से ही लगाया जाएगा। फर्स्ट पर्सन आई है तो आई के हिसाब से यूअर नहीं लगता है, अवर लगता है। ठीक है, तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। बाकी जो क्रम है वो एकदम सही है, क्रम में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। यू पहले रहेगा, आई बाद में रहेगा। क्यों सर? क्योंकि ड्यूटी पूरी कर ली है, ड्यूटी पूरी कर ली है तो पॉजिटिव बात है। पॉजिटिव बात के लिए क्रम होता है 231 का, मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आई एंड यू मस्ट वर्क टुगेदर। वो कह रहा है कि हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। मिलकर काम करना है तो अच्छी बात है, बुरी बात तो नहीं है इसमें कोई भी, है ना? तो इस वजह से 231 का क्रम फॉलो होगा। 231 में पहले आएगा यू और फिर आएगा आई। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन मतलब जिसमें क्रम फॉलो होता है वो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो यू एंड आई इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द पेरेंट्स आर फॉर यू एंड आई। अब समझो, ये सॉरी प्रेजेंट्स है, द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड आई। वो कह रहा है कि जो तोहफे हैं वो तुम्हारे और मेरे लिए हैं। अब यहां पर कोई कंपैरिजन थोड़ी है और ना ही मेरे को हूं लगाकर कुछ कहना है। ये तो सिर्फ ये कह रहा है कि तोहफे तुम्हारे और मेरे लिए हैं, तो ये तो ऑब्जेक्ट के केस में प्रयोग हो रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग हो रहा है तो आप सिंपल ऑब्जेक्टिव केस लगा दो। तो सिंपल ऑब्जेक्टिव केस लगा तो कैसे बनेगा? द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी।
सीन है आपको समझ में? नेक्स्ट है nobody will help you but I। मैंने आपको बताया था कि कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा केवल मुझे छोड़कर, ये वाला सेंस है। मैंने आपको बताया था ये जो बट है इसमें आपको स्पॉट दर बता रहे हैं, देख लो आ गया क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी बट जो है अगर वो प्रयोग होगा को छोड़कर या के सिवाय के अर्थ में, तो देखना पड़ेगा कि बट वर्ब के पहले लगा है कि वर्ब के बाद में लगा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो वर्ब है विल हेल्प के बाद में लगा है। सीन है आपको समझ में? तो मैंने आपको बताया था अगर कभी बाद में लगे तो हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्टिव केस आई नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो इसका जो सही टर्म बनेगा वो कैसे बनेगा? नोबडी हेल्प विल हेल्प यू बट मी। सीन है आपको समझ में? नेक्स्ट है बर्ड्स बिल्ड इट्स नेस्ट इन ट्रीज। वो कह रहे हैं कि जो चिड़िया है वो अपने घोंसले पेड़ों में बनाती है। ये जो बर्ड्स है ये बच्चे प्लूरल है ना, बर्ड्स अगर प्लूरल है तो उसके लिए जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल ही होना चाहिए। तो इट्स क्यों लगाओगे? उसका प्लूरल क्या होता है? देयर होता है, तो यहाँ पे देयर लगेगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से उसने सब्जेक्ट लिया हुआ है। ज्यादा कुछ विशेष टास्क नहीं है, थोड़ा मोड़ा ही ध्यान दोगे तो काम बन जाएगा। किस तरीके से उसने किस तरह की चीजों को डील किया, आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चीजों को हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। मनोज ब्रॉट हिज बुक एंड लेड देम ऑन द टेबल। देखो मनोज ब्रॉट हिज बुक, बुक जो है सिंगुलर है और इस एक किताब को जाकर वो टेबल पे रख रहा है, तो देम जो है वो प्लूरल हो गया ना, जो कि गलत है। इट होना चाहिए था। समझ पा रहे मैं कैसे गलती को पकड़ता हूं? आगे बढ़ते हैं। इफ द थीफ इज कॉट दे विल बी पनिश्ड। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर चोर पकड़ा गया तो उसे पनिश किया जाएगा। अब चोर यहां पे लिखा हुआ है सिंगुलर में, क्योंकि इसका प्लूरल तो होता है थीव्स, वीईएस वाला, लेकिन चोर यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर में। तो मैंने आपको बताया कि जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर तो उसके लिए प्रोनाउन भी आपको सिंगुलर लगाना चाहिए। दे क्यों आएगा? ही आएगा ना। सर आपको कैसे पता कि जो चोर है वो पुरुष ही है? सामान्य रूप से जितने भी ऐसे पोजीशन वाले टर्म होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए थीफ हो गया, प्रिंसिपल हो गया, स्टूडेंट हो गया, डायरेक्टर हो गया, इन सभी के लिए जो भी पोजीशन वाले टर्म होते हैं इन सभी के लिए हम लोग मस्कुलिन जेंडर ही प्रयोग करते हैं सामान्य रूप से। इस नियम को भी दिमाग में डालो, कॉपी में लिख लेना। सामान्य रूप से हमेशा इन सभी पोजीशन वाले टर्म के लिए मस्कुलिन जेंडर ही प्रयोग किया जाता है सामान्य रूप से। लेकिन अगर कभी स्पेसिफिक कर दिया कि भाई जो प्रिंसिपल मैम है वो आ रही हैं, तो उसके लिए आप फिर हर या फिर शी का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक होना चाहिए। आई लव यू एज मच एज शी। अब देखो इस वाली स्थिति में आप शी लगाओगे तो क्या कन्वे होगा, हर लगाओगे तो क्या कन्वे होगा? अगर आपने शी लगाया तो इसका कंपैरिजन आई के साथ हो जाएगा, मतलब इसका जो तुलना है वो आई के साथ हो जाएगी। तो कैसा सेंस बनेगा? आई लव यू एज मच एज शी लव्स यू। मैं तुम्हें उतना प्यार करता हूं जितना वो तुम्हें प्यार करती है, ऐसा सेंस देगा। अगर मैं कहता हूं आई लव यू एज मच एज हर, मैं तुम्हें उतना प्यार करता हूं जितना उसे, तो बात समझो, शी भी सही है हर भी सही है, लेकिन दोनों की मीनिंग क्या है ये आपको मीनिंग समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट है इट वॉज मी। तो सर इस वाले क्वेश्चन में क्या करूं, शी लगाऊंगा कि हर लगाऊंगा? अभी ये सेंटेंस में को और थोड़ा सा आगे बढ़ाकर उसमें कुछ बातों को लिखना चाहिए था जिससे वो कंप्लीट होता। अभी इस पोजीशन में अगर आप शी भी रहने देते तो भी चल जाएगा, नो एरर लगा सकते थे, लेकिन अगर हर भी कर देते तो भी वो सही माना जाता। तो ये अपने आप में दोनों बातें सही कन्वे करने वाला सेंटेंस है। एग्जाम में अगर उसको स्पेसिफिक पूछना होगा तो आगे कुछ और लिखेगा जिससे अपन डिफाइन कर पाएंगे। अभी शी भी सही है हर भी सही है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग हो जाएगी, ये आपको समझना जरूरी है, कंसेप्ट आना चाहिए समझ में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इट वॉज मी हु डिड इट। वो बोल रहा है कि ये मैं हूं जिसने ये काम किया। अब बोल रहा है हूं तो एम लगाना पड़ेगा। एम के साथ लगाते हो, आई के साथ लगाते हो, यहाँ पे मी लिखा हुआ है, गलत है ना, आई आना चाहिए। इट वॉज आई हु डिड इट। ठीक है, सीन को समझे आप मैंने कैसे डील किया? चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ही टोल्ड विकास एंड आई टू गो देयर। अब भाई उसने मुझे और विकास को जाने के लिए कहा, तो मुझे कहा है तो बस मी लगाओ, बात खत्म हो गई। हूं लगाने की तो नीड है नहीं, मतलब एम कहीं पर हिडन तो है नहीं जिसके लिए अपन आई लगाएं, है ना। नेक्स्ट है आई यू एंड ही
मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन। वो कह रहा है कि हम तीनों को मिलकर उस गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए। गरीब आदमी की मदद करना पॉजिटिव टोन है कि निगेटिव टोन है? ऑब्वियसली पॉजिटिव टोन है। पॉजिटिव टोन के लिए ऑर्डर मैंने आपको क्या बताया, 231, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। यहां पर ऑर्डर क्या लिखा हुआ है, 1 2 3, गलत लिखा हुआ है ना। इसका सही क्रम होना चाहिए था, क्रम गलत है। देखो एग्जाम में ये क्रम पर भी क्वेश्चन आते हैं बच्चे लोग, तो ये क्रम अच्छे से सीख लो। तो जो सही होना चाहिए था वो होना चाहिए था यू ही एंड आई, ये सही होना चाहिए था 231। ठीक है, ऐसे लिखा हो तो सही हो जाता। यू ही एंड आई आर टू ब्लेम। भाई वो कह रहा है कि हम तीनों पर जो है इल्जाम लगाया जाएगा। इल्जाम लगाया जाएगा मतलब निगेटिव टोन आ गई, निगेटिव टोन आ गई। तो जो क्रम होना चाहिए वो होना चाहिए 1 2 3 का। ठीक है, 1 2 3 का क्रम होना चाहिए। तो 1 2 3 वाले क्रम में यहाँ पर तो 1 2 3 का क्रम नहीं दिख रहा है। तो पहले आएगा आई, फिर आएगा यू, और फिर आएगा ही। ठीक है, नेक्स्ट है हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम। फिर से भाई ये बड़े भाई के कंपैरिजन हो रहा है ना। बड़ा भाई जो है सब्जेक्ट है, तो जो मैंने बताया जब सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा तो उस वाले केस में सब्जेक्टिव केस ही प्रयोग होगा ना। हिम ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो लगेगा ही। नेक्स्ट है द बॉयज विथ हिज पेरेंट्स हैव गॉन टू द म्यूजियम। अब देखो बॉयज जो है वो प्लूरल है। अब क्योंकि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए ना। यहाँ पे सिंगुलर क्यों लगाया इसने? सही जवाब होगा देयर। नेक्स्ट है ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेंट टू देयर हाउस। अब समझो बॉय एंड गर्ल भले दो लोग हो गए होंगे, लेकिन उसने ईच लगा दिया। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। अब प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की अपने घर गए, तो क्योंकि प्रत्येक इसने लगा दिया है, इसका मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो गया इस वजह से देयर नहीं आएगा, इट्स आएगा। आगे बात समझ में? चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है लवीना विथ देयर हस्बैंड हैज गॉन टू विजिट पेरिस। वो कह रहा है कि लवीना जो है अपने पेरेंट्स के साथ, सॉरी अपने हस्बैंड के साथ पेरिस विजिट करने गई है। तो लवीना सिंगुलर है, देयर प्लूरल हो गया, तो लवीना विथ हर हस्बैंड ऐसा ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज ब्रदर्स हैज डन देयर वर्क। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एज वेल एज का प्रयोग होता है, जब भी एज वेल एज का प्रयोग होता है, तो मैंने आपको बताया था एज वेल एज के साथ में जब भी आप वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वो हमेशा, या प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो वो हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। पॉइंट है आपको समझ में? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दरअसल समझने की कोशिश करना। जब भी एज वेल एज के साथ में दो नाउन जुड़े होंगे, एक है मिस्टर ठाकुर, दूसरा है हिज ब्रदर, तो जब भी एज वेल एज के साथ में, लिख लो इस वाले नियम को, जब भी एज वेल एज के साथ में दो नाउन जुड़े होंगे तो हमेशा वर्ब और प्रोनाउन वो फर्स्ट वाले नाउन के हिसाब से प्रयोग किया जाएगा। फर्स्ट वाला नाउन क्या है? मिस्टर ठाकुर, जो कि दरअसल क्या है? सिंगुलर है। तो मैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट वाला नाउन सिंगुलर है, इस वजह से बच्चे लोग मेरा वर्ब और मेरा प्रोनाउन दोनों सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब तो सिंगुलर है मतलब सही है, प्रोनाउन लेकिन देयर जो कि प्लूरल हो गया, जो कि गलत है। यहां पर हिज आना चाहिए था। समझो ये कैसे डील होता है, इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज वाला क्वेश्चन आपके आएगा पेपर में। नेक्स्ट है द पार्टी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन द टॉपिक। अब इसमें आपको एरर बताना है। अब समझो जरा, यहाँ पर द जो है ना वो दो बार प्रयोग किया गया है। अब क्योंकि द जो है वो दो बार प्रयोग किया जा रहा है, तो उस वाली स्थिति में इसका मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग लोग हैं, जो पार्टी चीफ भी है और दूसरा इंसान है जो प्राइम मिनिस्टर है। दो अलग अलग लोग हैं, एक पार्टी चीफ है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर है। दो लोग हो गए, दो लोग हो गए, तो जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर क्यों होगा? वो तो प्लूरल होगा ना। तो इस वजह से यहां पर लगेगा देयर। समझे? नेक्स्ट है मेनी अ गर्ल हैज मेट देयर लवर इन द पार्क। बोल रहा है कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं
अपने लवर से पार्क में मिलती है। सच बात है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। मेनी का मतलब है बहुत सारी, तो इसका मतलब मेरा सब्जेक्ट जो है प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन इस वाली बात को समझना, अगर कभी मेनी के बाद में ए का प्रयोग कर लिया जाए, समझना जरा इस वाली बात को, अगर कभी मेनी के बाद में अ का प्रयोग कर लिया जाए तो उस वाली स्थिति में ये जो टर्म है, मतलब जो सब्जेक्ट है मेरा, वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो ये सिंगुलर बन गया, हालांकि मेनी का मतलब बहुत सारा होता है, लेकिन अभी मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर बन गया। क्यों? क्योंकि अ का प्रयोग कर लिया गया था, इंपॉर्टेंट बात है ये। तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए जो उसके लिए प्रोनाउन लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा। यहां पर आना चाहिए था हर, मेनी अ गर्ल मेट हर लवर इन द पार्क, सही होता। नेक्स्ट है, आई वुड नॉट डू दैट इफ आई वर हिम। बोलता है कि मैं ये काम नहीं करता अगर मैं उसकी जगह होता। ठीक है, तो अब फिर से वही सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है। तो जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा, सब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा तो सब्जेक्टिव केस लगना चाहिए, हिम नहीं लगेगा बच्चे लोग, ही लगेगा। ही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर, बस लास्ट का फटाफट हो जाएगा। लेट इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यू एंड आई, तो यू एंड मी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है, द डॉग हैज इट्स बोन। अब जरा समझो, ये जो आई टी अपोस्ट्रोफी एस है ना, इसका सेंस क्या है। एक और जबरदस्त आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, इसको दरअसल समझने की कोशिश करो। हार्डली 5-7 मिनट और लूंगा, लेकिन मस्त मस्त कंसेप्ट बता के जाऊंगा, सुनते जाओ इत्मीनान से। आई टी अपोस्ट्रोफी एस दरअसल क्या कन्वे करता है समझो। कभी भी ना प्रोनाउन के साथ में जो अपोस्ट्रोफी एस है वो का के की वाली बात को नहीं बताता है। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस का के की वाली बात को बताएगा, लेकिन सिर्फ नाउन के साथ में बताएगा। ये जो इट है ना, ये दरअसल प्रोनाउन हो गया है, तो इसके साथ में नहीं बताएगा। तो उस वाली स्थिति में ये आई टी अपोस्ट्रोफी एस सर कन्वे क्या कर रहा है, इस वाली स्थिति में ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ना, ये दरअसल एक्रोनिम को कन्वे करता है। मतलब कि किसी भी शब्द के संक्षिप्त रूप को कन्वे करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही इज ऐसा, या फिर मैंने कहा आई एम ऐसा, या फिर मैंने कहा इट इज ऐसा। तो दरअसल इसका सेंस क्या है पता है, इन सभी का सेंस है ही इज, आई एम, इट इज। देखो ये जो ही है, जो आई है, ये इट है, ये सारे के सारे प्रोनाउन है। तो बात को समझो, अपोस्ट्रोफी जो है ना वो नाउन के केस में का के की वाली बात को बताता है, लेकिन प्रोनाउन के केस में वो अधिकार जमाने वाली बात को, का के की वाली बात को नहीं बताता, बल्कि संक्षिप्त रूप को बताता है। ही इज का संक्षिप्त रूप ये है। अब पक्का आई एम ऐसा कभी ना कभी लिखे ही होगे जिसका सेंस आई एम होता है, तो आई एम का संक्षिप्त रूप आई अपोस्ट्रोफी एम लिखा जाता है। सीना आपको समझ। वैसे ही इट क्योंकि प्रोनाउन है, तो इट अपोस्ट्रोफी एस संक्षिप्त रूप है इट इज का। ठीक है, इट इज का मतलब होता है यह है, यह है, अधिकार नहीं बताया। तो सर फिर प्रोनाउन के केस में अधिकार कैसे बताऊंगा, अपोस्ट्रोफी एस तो आपने छीन लिया मेरे से, तो प्रोनाउन के केस में आप अधिकार बताते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन से। जैसे इट्स के केस में अगर आपको अधिकार जमाना है तो आप ITS करके अधिकार जमा सकते हैं, ये अधिकार जमाने वाली बात को बताता है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच का आपको फर्क समझ में आना चाहिए। अधिकार जमाना मतलब कि हक जमाना। ठीक है, जैसे बोलता हूं इट इज माई कार, तो मैंने क्या किया, कार पर अपना अधिकार जमा दिया माय लगाकर, तो मेरा जो माय है वो पोसेसिव एडजेक्टिव है। केस टेबल में जाकर देखो, दिख जाएगा। तो सीन क्या है कहने का, दरअसल समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। IT अपोस्ट्रोफी एस का अर्थ हम लोग जाने अनजाने ये समझ लेते हैं कि भाई अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो अधिकार बताया होगा काके की करके। गलत बात है, वो काके की वाली बात नाउन के केस में चलती है, प्रोनाउन इट के केस में नहीं चलेगी। प्रोनाउन के केस में जो अपोस्ट्रोफी है वो दरअसल शब्दों के संक्षिप्त रूप को बताते हैं। मतलब IT अपोस्ट्रोफी एस का अर्थ इट इज होता है, यह है होता है। इट्स से हम लोग अधिकार जमा सकते हैं। तो यहां पर सेंटेंस को देखो, द डॉग हैज इट्स बोन, वो कह रहा है कि डॉगी के पास उसकी हड्डी है। हड्डी मतलब जो मुंह में दबा के घूमते हैं ना वो, तो उस हड्डी पर उसका अधिकार है। तो अधिकार आपको जमाना है, तो अधिकार जमाने के लिए अपन ITS बोलते हैं,
पॉइंट है समझ? इसने ITS अपॉस्ट्रोफी एस बोल के रखा हुआ है, गलत है। ITS इसका एकदम सही होगा। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लिख लो, तुम्हारे पेपर में आ रहा है अभी, लिख लो एकदम। नेक्स्ट है इट्स अ लॉन्ग वे होम। वो कह रहा है कि ये घर जाने का लंबा रास्ता है। अब वो कह रहा है लंबा रास्ता है, यह है वाली बात चल रही है, तो क्योंकि यह है वाली बात चल रही है तो ये जो इट्स है, ये इट्स तो अधिकार वाली बात को बताता है ना। पॉइंट है आपको समझ में? तो यहां पर ना इसे यूज किया जाना चाहिए था, ITS अपॉस्ट्रोफी एस। आप दोनों में थोड़ा फर्क समझने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट है, सीखो इस वाली बात को। नेक्स्ट है इधर विनोद और बंटी हैज लेफ्ट बिहाइंड देयर कैप। अब जैसे एज वेल एज के केस में आपको नियम बताया था, वैसे ही मैं आपको नियम बताने वाला हूं इधर और के केस में। नियम क्या है दरअसल समझने की कोशिश करना, उसे लिख भी लेना कॉपी में। अगर कभी भी दो नाउन, विनोद फर्स्ट नाउन है और बंटी सेकंड नाउन है, तो मेरे पास दो नाउन है, एक विनोद है और बंटी है, तो लिख लेना इसे। अगर कभी भी दो नाउन इधर और, नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े होंगे, तो उस वाली स्थिति में जो वर्ब और प्रोनाउन होता है वो हमेशा सेकंड वाले नाउन के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। एज वेल एज के केस में फर्स्ट नाउन, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में सेकंड नाउन। ये इंग्लिश का नियम है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हीं सारे नियम के लिए मैं ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लेक्चर्स आप बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको ये सारे के सारे नियम नोट बनाकर लिखने चाहिए, इन्हीं नियम पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो सुनो, अब देखो ये जो हैज है ये वर्ब है जो कि सिंगुलर है, देयर जो प्रोनाउन है वो दरअसल प्लूरल है। अब मैं थोड़ा अगर पहचान करने जाऊं तो मुझे दिखाई देता है कि जो मेरा बंटी है, जो कि मेरा सेकंड नाउन है, वो मेरा सिंगुलर नाउन है। अब इसी के हिसाब से सब चलना चाहिए। सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर, सही है। सिंगुलर है, प्रोनाउन है प्लूरल, गलत है। यहां पर आना चाहिए था हिज, हिज सही होता, ठीक है। नेक्स्ट है द पीपल डिमांडेड हिज राइट टू लिव। पीपल जो है ना बच्चे वो होता है प्लूरल। अब मेरा जो पीपल है वो प्लूरल है, मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आना चाहिए। यहां पर इसने लगाया है हिज जो कि गलत है, देयर आना चाहिए था। नेक्स्ट है ईदर द प्रिंसिपल और द स्टूडेंट्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हिज स्कूल। अब जरा पॉइंट को समझो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझो जरा। ये ईदर और के साथ फर्स्ट नाउन और ये है सेकंड नाउन। तो अभी अभी क्या नियम लिखवाया, जब भी ईदर और के साथ दो नाउन जुड़े होंगे तो जो वर्ब और जो प्रोनाउन होगा वो सेकंड नाउन के हिसाब से प्रयोग किया जाएगा। सेकंड नाउन है द स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल है, तो इसके हिसाब से चलेगा, मतलब वर्ब और प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए, ठीक है भाई। शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ, ये हिज सिंगुलर हो गया, बोला था प्लूरल होना चाहिए, तो सही क्या होगा, देयर, देयर एकदम सही होगा, ठीक है। कंफर्टेबल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। 34 पर, 34 कहता है शी वुडंट मैरी अ मैन सच एज हिम। अब देखो वो ऐसे इंसान से कभी शादी नहीं करेगी जैसा वो है, जैसा वो है, तो यहां पर आएगा ही इज। सीन आपको समझ, तो हिम नहीं आएगा, ही आएगा। गो विथ टिंचू एंड शी टू विजिट बाली। गो विथ टिंचू एंड हर टू विजिट बाली, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ही हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। अब देखो ये पूछ रही है कि उस इंसान का नाम क्या है जिसने पहला पुरस्कार जीता। यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं चल रहा है, बस सीधा बोला जा रहा है कि उस इंसान का नाम क्या है, तो सीधा उस इंसान के बारे में बात चल रही है, इस वजह से यहाँ पे हिम लगेगा। इसके पहले सारे सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्टिव केस लगाते थे जब वो कंपैरिजन वगैरह कोई सेंस बनाता था, तो व्हाट इज द नेम ऑफ हिम हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, ऐसा सेंस है इसका। नेक्स्ट है लेट वी ऑल गो फॉर अ वॉक एक्सेप्ट शी सिंस शी इज सो टायर्ड। एक्सेप्ट मतलब के सिवाय या को छोड़कर के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था
कि कभी भी अगर वर्ब के बाद में प्रयोग होगा, वही बट या एक्सेप्ट एक ही चीज है ना, अब अगर कभी बट के या बट या एक्सेप्ट वर्ब के बाद में प्रयोग होगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा, तो शी नहीं आएगा, हर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन मिस साहू एंड आई। वो बोल रहा है कि मिस साहू और मेरे बीच में एग्रीमेंट है, तो मिस साहू एंड ही, हूं की तो कहीं जरूरत ही नहीं ना, एम की कहीं जरूरत ही नहीं है, तो क्योंकि एम कहीं पर हिडन है ही नहीं, तो इसी वजह से वहां पर आई की जरूरत भी नहीं थी। नेक्स्ट है फादर टुक माई सिस्टर एंड आई टू द पिक्चर्स। वो कह रहे हैं कि जो पापा हैं वो मेरी बहनों को और मुझे मूवी लेकर गए, मुझे लेकर गए, मैं हूं तो नहीं बोलूंगा ना, तो इस वजह से आएगा मी। समझो जरा इस वाली चीज को, ठीक है, कंफर्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 पर कहता है, शिट, हाँ, क्वेश्चन 40 पर कहता है गिव इट टू दे हु अंडरस्टैंड सच थिंग्स। तो पर कैसे बोलेंगे, गिव इट टू देम हु अंडरस्टैंड सच थिंग्स। ठीक है, अब इन दोनों को सेंटेंस को थोड़ा सा फर्क समझने की कोशिश करो रीड करके। वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज देम। अब देखो मेरे को कंपैरिजन करना है, ये सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है इस देम से, हमने उतने ही गोल दागे जितने उन्होंने दागे। पॉइंट है आपको समझे, हमने उतने ही गोल दागे जितने उन्होंने दागे। तो यहां पर दरअसल क्या हो रहा है बच्चे लोग, यहां पर वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज देम नहीं होगा, दे होगा। क्यों सर, क्योंकि जब सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन होता है तो एस के बाद ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। ये नियम मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम पेपर में आएगा ही आएगा। तो ये जो यहाँ पर इस वाले लेक्चर में मेरा जो प्रोनाउन है उसका पर्सनल प्रोनाउन वाला पार्ट जो है कंप्लीट होता है। अगला पार्ट होगा मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आप बच्चों से मिलूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वाले केस में। बहुत मजा आ रहा है आप बच्चों के साथ, एकदम दिल लगाकर पढ़ाई करने में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल अपना प्यार कमेंट के फॉर्म में, मैसेजेस के फॉर्म में बिल्कुल मुझसे शेयर करो कमेंट सेक्शन पर। मुझे उससे पता चलता है कि मेरी बात आप बच्चों तक पहुंची भी है नहीं। बिल्कुल इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। जो भी आप अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देते हो कमेंट सेक्शन पर कि सर मुझे मजा आ गया, मुझे वाली बात जानने अगर देते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और हिम्मत मिलती है कि आप बच्चों के साथ में लगा रहूं। तो बिल्कुल अपना प्यार कमेंट सेक्शन पर देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।